नमस्कार दोस्तों, कैसे हो सारे के सारे। आई होप सब बढ़िया होंगे। तो दोस्तों, आज की वीडियो में हम पढ़ेंगे दिल्ली सल्तनत के चौथे वंश सैयद वंश के बारे में। तो पहली वीडियो में हमने गुलाम वंश के बारे में पढ़ा था, उसके बाद खिलजी वंश जाना, फिर तुगलक वंश के बारे में पढ़ा और आज पढ़ेंगे हम सैयद वंश, जो कि दिल्ली सल्तनत का चौथा वंश था। वहीं दिल्ली सल्तनत में मुख्य 5 वंश आए थे: गुलाम वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश और लोधी वंश। तो अगली वीडियो हमारी लोधी वंश की हो जाएगी और आज की वीडियो में हम टॉपिक जानेंगे यानी कि सैयद वंश के बारे में। तो चलिए स्टार्ट करते हैं और जानते हैं सैयद वंश के बारे में पूरा डिटेल में। सैयद वंश के बारे में जाने तो इसकी स्थापना 1414 में खिर्ज खां द्वारा की जाती है। वहीं सैयद वंश का शासनकाल जो रहता है वो रहता है 1414 से 1451 तक। वहीं खिर्ज खां का शासनकाल 1414 से 1421 तक का रहता है। उसके बाद खिर्ज खां के 2 पुत्र होते हैं, जिसमें खिर्ज खां के बाद शासन भार जो संभालता है वो संभालता है उसका बड़ा पुत्र मुबारक शाह। मुबारक शाह का शासनकाल 1421 से 1434 तक होते हैं। इसके बाद फरीद खां तो शासक नहीं बनता, परंतु उसके पुत्र और उसके पौत्र शासक करते हैं। तो उसके मुबारक शाह के बाद फरीद खां का पुत्र और मुबारक शाह का भतीजा मोहम्मद शाह शासक बनता है, जो कि 1414 से 1443 तक शासन करता है। और उसके बाद आलम शाह अगला शासक बनता है, जो कि मोहम्मद शाह का पुत्र होता है। यह आलम शाह 1443 से 1451 तक शासन करता है, जिनके बारे में आगे डिटेल में जानेंगे। तो चलिए पहले जानते हैं खिर्ज खां के बारे में और उसके बाद जानेंगे अगले शासकों के बारे में। दोस्तों, खिर्ज खां के बारे में जाने तो इसका शासनकाल 1414 से 1421 तक का रहता है। वहीं यही सैयद वंश का संस्थापक होता है, जो कि तैमूर लंग का सेनापति होता है। तो हमने पढ़ा था कि जब तुगलक वंश का एंड हो रहा था तो महमूद पर जो आक्रमण किया था तो तैमूर लंग द्वारा आक्रमण किया गया था, जिसके बाद उसने मालवा, खानदेश और गुजरात के क्षेत्र जीत लिए थे, जहां का सूबेदार बनाया जाता है खिर्ज खां को। और इसके बाद तैमूर खां वापस लौट जाता है लाहौर और जो यहाँ का जो जीता हुआ राजपाट था वो किसे दे जाता है, तो वहां का राजपाट यानी कि वहां का वजीर नियुक्त करता है खिर्ज खां को। तो सारा राजपाट इसके पास ही हो जाता है। इसके बाद ये दौलत खां की हत्या कर दिल्ली में स्वतंत्र राज्य की स्थापना करता है, यानी कि स्वतंत्र शासक बनता है। और यह खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज भी कहता है। तो हमने पढ़ा था कि जो तैमूर लंग था वो आक्रमण करता है दिल्ली सल्तनत पर और वहां से जो मालवा, खानदेश और गुजरात को अलग कर लेता है। उसके बाद जब यह आक्रमण तो करता है, पर जैसे मोहम्मद गौरी अपना शासनकाल किसे देके गया था तो कुतुबुद्दीन ऐबक को देके गया था, तो वैसे ही यह भी अपना शासनकाल का सारा शासन किसे सौंप जाता है, तो यह खिर्ज खां को सौंप जाता है, जो कि वहां का वजीर होता है तब का। ठीक है। उसके बाद यह दौलत खां की हत्या कर लेता है। तो हमने पढ़ा था कि किस प्रकार दौलत खां ने महमूद की हत्या की थी और उसके बाद यहां का सबका शासन हड़प लिया था दिल्ली का। ठीक है। तो दिल्ली का सरदार था जिसने दिल्ली अपने कब्जे में कर ली थी, परंतु जो खिर्ज खां होता है वो बाद में दिल्ली में अपने स्वतंत्र शासन की स्थापना करता है, यानी कि यह दौलत खां को मार देता है और अपना शासन बनाता है। वहीं यह खुद को क्या कहता है, तो यह खुद को पैगंबर मोहम्मद साहब का वंशज कहता है। ठीक है। खिर्ज खां की बात करें तो यह सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करता, क्योंकि यह कहता है कि मैं तैमूरियों का वजीर यानी कि राज्यपाल हूं और मैं इसी रूप में शासन करूंगा। क्योंकि जो तैमूरी यानी कि तैमूर था तो वो इसे अपने शासनकाल में वजीर नियुक्त करके गया था। तो जिस कारण यह कहता है कि मैं राज्यपाल के रूप में कार्य करूंगा, मैं सुल्तान की उपाधि धारण नहीं करूंगा। जिस कारण इसके द्वारा अपने नाम के कोई भी सिक्के नहीं चलाए गए। तो पहले के शासक होते थे जो अपने नाम के सिक्के चलाते थे, परंतु इसके द्वारा ना ही सुल्तान की उपाधि ली गई और ना ही कोई भी सोने के सिक्के अपने नाम के सिक्के चलाए गए। इसके द्वारा रैयत औल नाम की उपाधि धारण कर शासन किया गया। तो इसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली, बल्कि रैयत ए औल नाम की उपाधि लेकर इसने शासन किया। वहीं 20 मई 1421 में खिर्ज खां की मृत्यु हो जाती है और इसी के साथ खिर्ज खां का टॉपिक यहां पर खत्म हो जाता है। तो दोस्तों, हमने यहां पे खिर्ज खां की बहुत सी बकवास यानी कि बोरिंग सी वीडियो नहीं बनाई है, बल्कि मेन टॉपिक लिए जो कि आपके पेपर में पूछे जा सकते हैं, तो इनको ही ध्यान रखना है। ठीक है। तो चलिए बढ़ते हैं अपने अगले शासक के बारे में और जानते हैं उसके बारे में कुछ इंफॉर्मेशन। खां के बाद उसका पुत्र मुबारक शाह शासन में आता है और इसके द्वारा सुल्तान और शाही नामक उपाधि प्राप्त की जाती है, जिस कारण इसका नाम शाह आता है।
ठीक है। तो सुल्तान की खिलजी खान द्वारा तो सुल्तान की उपाधि धारण नहीं की गई थी, परंतु इसने सुल्तान की उपाधि भी धारण की, वहीं अपने को एक शाही नामक उपाधि भी दी थी, जिस कारण से मुबारक शाह भी कहा जाता है। इसका शासनकाल 1421 से 1434 तक रहता है। वहीं इसके दरबारी इतिहासकार अहमद सरहिंद ने इसके ऊपर एक पुस्तक लिखी थी, जिसका नाम तारीख ए मुबारक शाही था, ठीक है। पेपरों में पूछा जाएगा कि मुबारक शाह के ऊपर किसने और कौन सी पुस्तक लिखी थी, तो यह अहमद सरहिंद द्वारा लिखी गई थी, तारीख ए मुबारक शाही, ठीक है। इसके बाद मुबारक शाह द्वारा मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना भी की गई और इसके द्वारा भटिंडा और दोआब का विद्रोह भी दबाया गया। तो इसने कौन सी शहर की स्थापना की, तो मुबारकबाद की स्थापना मुबारक शाह द्वारा की गई थी और इसके अलावा इसने भटिंडा और दोआब के विद्रोह को भी दबाया था। इसके बाद इसके वजीर द्वारा ही 1443 इसके बाद इसके वजीर द्वारा ही 1434 में इसकी हत्या कर दी जाती है और इस कारण मुबारक शाह का भी चैप्टर खत्म हो जाता है। जहां 1421 में शासन में बैठा और 1434 तक शासन किया, जहां इसने सुल्तान और शाही की उपाधि ली और अहमद सरहिंद जो कि इतिहासकार था उसके द्वारा इसके ऊपर तारीख मुबारक शाही की एक पुस्तक छापी गई है। वहीं इसके द्वारा मुबारकाबाद नामक शहर की स्थापना भी की गई और भटिंडा और दोआब के विद्रोह भी इसके द्वारा रोके गए और अंत में 1434 में इसकी हत्या कर दी जाती है इसके वजीर द्वारा, जिस कारण इसकी मृत्यु हो जाती है और इसका टॉपिक भी यहां पर समाप्त हो जाता है, ठीक है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं और जानते हैं अगले शासक के बारे में। अब बात कर लेते हैं सैयद वंश के तीसरे शासक यानी कि महमूद शाह की। तो महमूद शाह का शासनकाल 1434 से 1443 तक रहते हैं। वहीं इसका वास्तविक नाम मोहम्मद बिन फरीद खां होता है। वहीं यह मुबारक शाह का भतीजा होता है और इसके अलावा फरीद खां का पुत्र होता है। तो फरीद खां तो शासक नहीं बना क्योंकि मुबारक शाह बन गया था, परंतु फरीद खां का पुत्र मोहम्मद बिन फरीद खां शासक बनता है, जिसे मोहम्मद शाह नाम से जाना जाता है। वहीं इसके कार्यकाल में 1440 में मालवा के शासक महमूद शाह खिलजी द्वारा दिल्ली पर आक्रमण कर दिया गया, जो आक्रमण 3 दिनों तक चला। वहीं इसके बाद इन दोनों के बीच संधि होगी और यह आक्रमण समाप्त हो गया और महमूद शाह खिलजी वापस मालवा चला गया। तो महमूद शाह खिलजी मालवा का शासक था जो कि 1440 में दिल्ली में आता है और यहां इसके खिलाफ आक्रमण कर देता है, जो आक्रमण 3 दिन चलता है और 3 दिन बाद इन दोनों के बीच यानी कि किसके बीच, तो महमूद शाह और कौन था, तो महमूद शाह खिलजी के बीच यह संधि होती है, जिसके बाद यह आक्रमण समाप्त हो जाता है और इस कारण इसका अंत भी यहां पर हो जाता है। दोस्तों इसके बाद सैयद वंश का अंतिम शासक के रूप में अलाउद्दीन आलम शाह आता है, जो कि 1443 से 1451 तक शासन करता है और यह सैयद वंश का अंतिम शासक भी होता है। इसके शासन काल में इसका वजीर का नाम हमीद खां था, जो कि इसके खिलाफ विद्रोह कर देता है क्योंकि यह एक निकम्मा शासक होता है। तो हमीद खां के और इसके बीच मतभेद होते हैं, जिस कारण यह यानी कि अलाउद्दीन आलम शाह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले जाता है, ठीक है। जरा सा विद्रोह होता है जिस कारण यह दिल्ली छोड़कर बदायूं चले जाता है, जिस कारण से निकम्मे की उपाधि दी गई थी। वहीं जहां इसकी 1451 में इसकी मृत्यु हो जाती है और इसके बाद इसका वजीर दिल्ली सल्तनत को बहलोल लोधी को सौंप देता है। तो अगली वीडियो हमारी लोधी वंश पर होगी। तो यह दोनों की साजिश थी, यानी कि हमीद खां और बहलोल लोधी के बीच यह साठगांठ बनी थी कि जो इसका क्या कहते हैं सैयद वंश का अंतिम शासक अलाउद्दीन खिलजी को भगाने की तो जिस कारण हमीद खां ने इसके बीच मतभेद किया और यह शासन छोड़कर यानी कि दिल्ली सल्तनत छोड़कर कहां चले गया, तो बदायूं चले गया, जहां इसकी मौत कर दी जाती है 1451 में। और इसके बाद इसका वजीर जो होता है वो बहलोल लोधी को सब अपना शासन सौंप देता है और दोनों साथ में मिलकर फिर काम करते हैं। तो इसके बाद आता है लोधी वंश, जिसके बारे में हम कल जानेंगे। तो दोस्तों आशा करता हूं कि आपको सैयद वंश के मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक अच्छे समझ आ गए होंगे। अगर अच्छे समझ आए तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर से करना। मिलता हूं आपसे अगली वीडियो में एक ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक को लेकर, तब तक प्यार बनाए रखें, खुश रहें, खुशियां बांटते रहें। बहुत बहुत धन्यवाद।